तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का नया टॉपिक, जो कि है संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान किस सीमा तक जो है दलितों की कल्याणकारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है, कितने ऐसे नियम है जो कितनी सीमा तक क्या करते हैं, वो जो दलित हैं उनकी जो कल्याणकारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं, उनको पूरा करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक है, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है, दलितों से रिलेटेड आता है सोशियोलॉजी में टॉपिक, और ये आप पढ़ के जाना। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला प्रस्तावना डालो। ठीक है, प्रस्तावना क्या है इसकी? भारतीय संविधान को समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भारतीय संविधान को समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने वाला एक समावेशी दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान को क्या करा जाता है? को समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने वाला एक समावेशी दस्तावेज माना जाता है। संविधान ने दलितों, अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए क्या है, कई संवैधानिक प्रावधानों को शामिल किया है। संविधान ने जो दलितों यानी कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं या जातियां हैं, उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और जो वैश्विक जो शैक्षिक उत्थान है, आर्थिक हो गए और शैक्षिक उत्थान के लिए कई संवैधानिक प्रावधानों को शामिल किया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? सेंचुरीज ओल्ड सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, दलितों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। ठीक है, इन प्रावधानों का क्या मुख्य उद्देश्य है? इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक भेदभाव को कम करना, सॉरी समाप्त करना, ही कम करना नहीं होता, समाप्त करना, दलितों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, दलितों को भारत में सदियों से छुआछूत, शोषण, सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा है। दलितों को जो भारत में सदियों की से छुआछूत हो चल रही है, शोषण है, सामाजिक असमानता का क्या करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने संविधान में उनके उत्थान और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो है समाज सुधारकों ने क्या करा है? संविधान में उनके उत्थान के लिए और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा, तो मैं आपको इसको दोबारा रिपीट करके समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। भारतीय संविधान को, जो भारतीय संविधान है उसको क्या करा गया? समाज के सभी वर्गों के लिए, मतलब समाज में जितने भी वर्ग हैं उनके लिए न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को और बंधुता, ये चार जो स्तंभ है उनको सुनिश्चित करने वाला एक समावेशी दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, उसके बाद संविधान ने क्या करा है? दलितों यानी कि जिन्हें अनुसूचित जातियों या जनजातियों के जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए क्या करा गया है? कई संवैधानिक प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है, इन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? सेंचुरीज ओल्ड सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना और दलितों के अधिकारों को क्या करना? रक्षा करना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, दलितों को भारत में सदियों से छुआछूत, शोषण और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने क्या करा था? संविधान में उनके उत्थान और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दलितों की कल्याणकारी आवश्यकताओं के संवैधानिक प्रावधान। जो दलितों की कल्याणकारी आवश्यकताएं हैं उनके संवैधानिक प्रावधान क्या है? देख लो भाई, भारतीय संविधान के अंतर्गत दलितों यानी जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी भलाई के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, सबसे पहली बात तो। उसके बाद इन प्रावधानों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। और इन प्रावधानों को कितने में विभाजित किया जा सकता है? तीन श्रेणियां जो प्रमुख है उनमें विभाजित किया जा सकता है। पहला हो गया सामाजिक सुरक्षा एवं समानता से संबंधित प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा और समानता से संबंधित प्रावधान है उसमें। शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के प्रावधान है उसमें। और तीसरा होगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान है उसमें। ये तीन प्रावधान में इसे क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से प्रावधान? सामाजिक सुरक्षा और समानता से संबंधित प्रावधान हो गए, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के प्रावधान हो गए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान हो गए। आगे चलते, सामाजिक सुरक्षा एवं समानता से संबंधित प्रावधान क्या है? सामाजिक सुरक्षा एवं समानता से क्या संबंधित प्रावधान है? पहला हो गया, पहला प्रावधान क्या हो गया? पहला प्रावधान हो गया, एक मिनट रुकना, जरा। पहला प्रावधान हो गया समानता का अधिकार। पहला प्रावधान क्या? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में लिखा हुआ है, समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 14 कह रहा है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। सभी नागरिक, तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 क्या करता है? सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए क्या हो गया? पहला प्रावधान सामाजिक सुरक्षा और समानता से प्रावधान हो गया। समानता का अधिकार है 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 15 क्या करा है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, आर्टिकल 15। ठीक है, आगे देखो धारा 15(4) क्या कह रहा है? राज्य को दलितों यानी अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। और 15(4) में लिखा हुआ है कि राज्य को क्या करता है? और दलितों के लिए, मतलब जो अनुसूचित जातियां होंगी और जनजातियां हो गई और जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान या जो कानून है या जो नियम है या जो नीतियां उनको बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि छुआछूत का उन्मूलन करता है। छुआछूत का क्या करता है? उन्मूलन करता है, मतलब निषेध करता है इसको, और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 17 क्या करता है? छुआछूत का उल्लंघन करता है, उन्मूलन करता है, और इसे क्या करता है? दंडनीय जो अपराध है उसको क्या करता है? घोषित करता है इसको। ठीक है, दंडनीय अपराध क्या करता है? इसको घोषित करता है। और उसके बाद जो इसके तहत क्या करता है? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, इसके तहत क्या करता है? जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 जैसे कानून लागू किए गए हैं। इसके तहत अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानून भी लागू किए गए हैं। उसी के बाद आगे देखो, अभी हमने समानता का अधिकार देख लिया आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी लोग कानून के समक्ष समान है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी आधार पे धर्म, लिंग, जाति भेदभाव नहीं होगा। 15(4) क्या कह रहा है? राज्य को दलितों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 17 का कहता है छुआछूत का उल्लंघन करता है, इसे दंडनीय अपराध घोषित कर देता है, जिसके अंतर्गत क्या करा गया है? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानून लागू किए गए। आगे देखो भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है भाई कि मानव तस्करी, बेगार, अन्य प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है। तो मानव तस्करी हो गई, बेगार हो गया, और जो अन्य प्रकार के जो शोषण उन पर हर तरीके के शोषण पर रोक लगा देता है। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। यह प्रावधान दलितों के बच्चों को शोषण से बचाने में सहायक होता है। यह प्रावधान किसमें सहायक होता है? तो दलितों के बच्चों को शोषण से बचाने में सहायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष संरक्षण कानून। जो विशेष संरक्षण कानून क्या कह रहा है? कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। जो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना और अपराधियों को कठोर दंड देना है। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? दलितों के खिलाफ होने वाले जो अत्याचार है उनको रोकना और अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देना, इसका क्या है? सबसे ज्यादा उद्देश्य है इसका। विशेष संरक्षण कानून का जो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम था 1989 वाला, वो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना और अपराधियों को कठोर दंड देना है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में लिखा है कि यह आयोग दलितों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके कल्याण के लिए काम करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 338 में यह आयोग क्या करता है? दलितों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके कल्याण के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के प्रावधान क्या क्या दिए गए? लिख लो भाई, शैक्षणिक उत्थान के लिए क्या प्रावधान है? पहला, शैक्षणिक अवसरों में आरक्षण दे दिया गया। थोड़ा तभी तो मेरा इसमें मन विचलित हुआ हल्का सा कि शैक्षणिक अवसरों में आरक्षण दिया गया। पहले नहीं पढ़ने देते थे। 5 मिनट भाई आज फिर लूंगा इस टॉपिक पे। पहले जो लोग हमारे पूर्वज रहे, जनरल लोग, जनरल वाले, की भाई ये था वो था, या छूना छूत की बात चलती थी। लेकिन अब थोड़ी रहा यार, जब अब बना गए नहीं, अब क्यों आरक्षण दे रहा हूँ? पढ़ाई लिखाई में ना दो। देखो भाई सीधी बात है, मेरा हिसाब है भाई, देखो पढ़ाई लिखाई वाला जो स्टेट, जो नौकरी हो गई, रोजगार हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसमें फील्ड सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसकी जो एंडिंग पॉइंट है सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो रेस में तेज दौड़ेगा वो ले जाएगा। ये नहीं होता कि आरक्षण के लिए हम 70 और मेरी कट ऑफ 70 जा रही है, वो 33 में भी नौकरी लेकर बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। तो शैक्षणिक अवसरों में जो आरक्षण दिया गया है ये गलत है। बस इसका आरक्षण कायदे में खत्म कर देना चाहिए कि जो पढ़ाई की फील्ड है उसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। कोई आपकी जात नहीं होती, पढ़ने में स्टूडेंट सब आते हैं, सब स्टूडेंट ही कहे जाते हैं, कोई ये नहीं कहा जाता और पंडित जी और ये मतलब दलित, कोई कुछ नहीं कहता। मजाक अपनी जगह है।
मजाक अपनी जगह पर, या तो अब तो इसका मजाक भी नहीं कोई करता है। ठीक है, इस पे तो केस वेस जब हो जाते हैं, अब तो सब कानून इतना सख्त है, कोई मजाक भी नहीं करता। ऑनलाइन कोई कुछ बोल दे तो भाई, भाई जो 338 आर्टिकल लिखा हुआ है, इतने इतने अधिनियम बने, उसके तहत वो SC ST लगती है अंदर भीतर। तो ये चीजें अब जो है गलत है। लेकिन अब जो है इस पे शैक्षणिक अवसरों के में आरक्षण जो है उस पे हम लोग को रोक लगानी चाहिए, सरकार को लगानी चाहिए। हम लोग क्या ही कर सकते हैं। देखो जनरल वाले कब तक रोएंगे। सोचो तो जनरल वाला कोई अमीर घर का थोड़ी होता है यार। जनरल वाला भी सेमी कास्ट का आ रहा है, या सेमी मतलब वो सेम कास्ट का है, और मतलब भाई है, गरीब है, लेवल फील्ड बहुत कम है, उसके लिए बेचारा उतनी रेस रख रहे हो। ठीक है, खैर इस पे कितना ही बोलो, जितना बोलो कमी है। पढ़ते हैं भाई, शैक्षणिक अवसरों में आरक्षण। अनुच्छेद 15(4) में कह रहा है, या जो आर्टिकल 415(4) सब क्लॉज 4 में कह रहा है, राज्य को अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा में विशेष व्यवस्थाएं करने का अधिकार देता है। राज्य को क्या कर देता है, अनुसूचित जातियों के लिए क्या करता है, शिक्षा में जो विशेष व्यवस्थाएं हैं उनका करने का अधिकार देता है। सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रवेश में आरक्षण दिया गया है। प्रवेश में आरक्षण दिया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा, जो सरकारी शैक्षणिक सेंटर्स है, उसमें आरक्षण दिया गया है। पढ़ाई में नहीं देना चाहिए। अब मैं फिर यही बात बोलूंगा, लेकिन सुने ना सुने इंसान क्या बोल जा सकता है। रोजगार में आरक्षण, अनुच्छेद 16, इसलिए कहता हूँ कोई एक राजनीति में जाओ, बैठो जाके, इस पे बिल पास करवाओ। कोई नहीं सुनेगा, सबको नौकरी चाहिए। कोई राजनीति में ना जाना। ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहोगे सब लोग, और क्या। रोजगार में आरक्षण, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16(4) क्या कह रहा है, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, करता है। जो अनुच्छेद 16(4) क्या करता है, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए क्या करता है, आरक्षण का प्रावधान करता है। यह प्रावधान दलितों को रोजगार के अवसर देकर उनके आर्थिक उत्थान में सहायक है। और यह प्रावधान क्या है, दलितों को रोजगार के अवसर देकर उनके आर्थिक उत्थान में सहायक है। आर्थिक योजनाएं और सब्सिडी। आर्थिक योजना और सब्सिडी क्या करती है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दलितों के आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाती हैं। राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार है वो दलितों के आर्थिक विकास के लिए क्या करती हैं, योजनाएं चलाती हैं। पहला हो गया प्राइमरी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना, दूसरा हो गया स्वरोजगार योजना, तीसरा हो गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, तो पहले कौन सी है, प्राइमरी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना चला रही है, प्राइमरी स्वरोजगार योजना चलाती है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाती है। दलितों को कृषि, भूमि, आवास योजना, उद्यमिता हेतु ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाती है। ठीक है, दलितों को ही की जाती है, ध्यान रखिएगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो चीजें हैं वो एक लेवल पर सेट होनी चाहिए। ठीक है, पहले की गलती भाई होता नहीं है कि मेरे पूर्वज की गलती का भुगतान हम क्यों करें, या मेरे पीछे जो लोग बड़े गलती कर गए तब तो हम थे नहीं ना। तब तो कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, तब तो सरकारें भी नहीं चल रही थी, तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, अंग्रेज घोड़े राज कर रहे थे हम पे। ठीक है, जो गलती जो करता है सजा उसको करो, होता नहीं है। प्रदूषण भुगतान एक से के वो है, प्रदूषण भुगतान कर वाला वाला, जो प्रदूषण करेगा वही भुगतान करेगा। जो बंदा गलती करेगा भुगतान वो करे, उस दूसरे वही गलती कर रहा मैं क्यों भुगतान करूं। दिमाग लगाओ आप लोग। खैर, अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है कि यह राज्य को अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों में विशेष देखभाल करने के लिए निर्देश देता है। इसके तहत जो दलितों को विशेष छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता भी दी जाती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान, राजनीतिक आरक्षण, अनुच्छेद 330 और 332। ठीक है, 330 क्या कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। करे रहो, सीटों का आरक्षण करे रहो, सब में आरक्षण करे रहो। ठीक है, अनुच्छेद 332, अच्छा काम करोगे तो तुम्हें आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना नहीं सरकार को समझ में आता है कि आप एक अच्छा काम करो। जो बंदा अच्छा बोल रहा है, चाहे हम हो जनरल हो चाहे नीची कास्ट का, मेरे कितने दोस्त हैं वो नीची कास्ट के, उनकी 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 मेंटलिटी हम लोगों से ज्यादा अच्छी है। उनकी मेंटलिटी हम लोगों से ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा हमसे पढ़ लिख रहे हैं, तो वो बंदा अगर आगे जाएगा हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, जिसे वीडियो की स्पेलिंग नहीं थी, इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती है, वो बंदा नीट क्रैक कर रहा है, उसकी उसके सिलेक्शन हो रहा है, तो तकलीफ होती है ना। कास्ट सिस्टम तो चला गया भाई। आरक्षण दिए रहो और क्या बताएं। फिर राजनीतिक आरक्षण, अनुच्छेद 330 और 332 में क्या करा है, अनुच्छेद 330 में जो लोकसभा में जो होता है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण होता है, रिजर्व रहती है। और 332 में क्या है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। यह आरक्षण दलितों को राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी का अवसर देता है। और यह आरक्षण क्या करता है, दलितों को राजनीतिक निर्णयों में जो निर्णय हो रहा है उसमें भागीदारी का अवसर देता है। भागीदारी का अवसर देता है, ठीक है, ठीक है, इसमें चलो हमें कोई दिक्कत नहीं। शैक्षणिक स्थान पे
चलो यहाँ रख रहे हो आप रिजर्वेशन, गलती करी है, थोड़ा बहुत भुगतान करो, लेकिन इतना ना करो कि सामने वाले कोई तकलीफ होने लगे, बेचारा आत्महत्या ही कर ले सब जनरल वाले लटक के। ऐसा नहीं करना है ना। तो अच्छे से रहना हम लोग को है, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं यार। तो सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। मैं मेरा मतलब अगर ये वीडियो एक बंदा भी देख के समझ जाए ये मेरी बात, जो हम कहना चाह रहे हैं, मेरे वर्ड्स हो सकते हैं उधर उधर, लेकिन ये बात अगर मेरी बात की गहराई समझ जाए मेरे लिए बहुत है। हमें नहीं जरूरत है कि मेरे लिए लाखों लोग देखें हमारी बात समझे, नहीं, मेरा एक बंदा समझ के कुछ अच्छा कर जाए मेरे लिए बहुत है, मेरी जिंदगी सफल है उससे। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के में आरक्षण कैसे होता है? जो पंचायतों में जो अनुच्छेद 343 डी, 243 डी और 243 टी के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, पंचायतों और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। ठीक है, पंचायत में और जो नगर पालिका थे उन दोनों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। इससे दलितों के नेतृत्व को जमीनी स्तर का बढ़ावा मिला। इससे दलितों का जो नेतृत्व है उसको जमीनी स्तर पर क्या मिला, बढ़ावा मिला। बढ़िया। राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है अनुच्छेद 338 में। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है 338 शायद, या हाँ 338 में जो दलितों की समस्याओं का जांच करता है और सरकार को रिपोर्ट सौंपता है। जो दलितों की समस्याओं का जांच करता है और सरकार को क्या करता है, रिपोर्ट सौंपता है। संवैधानिक प्रावधानों की प्रभावशीलता और सीमाएं। तो संवैधानिक प्रावधान होगा, उन्होंने क्या करा, दलितों की कल्याणकारी आवश्यकताओं की पूर्ति और में क्या करा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संवैधानिक जो प्रावधान है उन्होंने दलितों की जो कल्याणकारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भैया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सकारात्मक प्रभाव इसका क्या है, शिक्षा और रोजगार में सुधार सबसे पहले, तो राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सुधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और रोजगार में सुधार कैसे, आरक्षण और छात्रवृत्तियों के कारण दलित समुदाय के लोग शिक्षा और सरकारी नौकरियों में शामिल हुए हैं, बहुत बढ़िया। राजनीतिक भागीदारी, पंचायत से लेकर संसद तक दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। छुआछूत विरोधी कानूनों में ने समाज में जागरूकता उत्पन्न की है। छुआछूत विरोधी कानूनों ने समाज में जागरूकता उत्पन्न की, ये ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि छुआछूत से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा था, शायद अभी एक मेरे यहाँ का, मेरी जानने में वो छुआछूत की कुछ बात हो रही थी, तो उन पे भी उन्होंने केस लगवा दिया था, कोई ऐसे रिलेटेड कोई बात थी, उन पे केस वो उसमें उन्हें जुर्माना पड़ गया था। तो छुआछूत जो विरोधी कानूनों ने समाज में जागरूकता तो उत्पन्न की है, ठीक है। और दलितों के लिए कई चलाई गई जो योजनाएं और आर्थिक सहायता से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, ये भी बढ़िया चीज है कि जो दलितों के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उनकी आर्थिक सहायता से क्या हो, उनकी स्थिति बेहतर हुई। लेकिन एक बार रीचेक कर लेना चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो सच में इसकी योजना के वो कैपेबल है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो बोलते नहीं, हरिजन की जमीन होती है हमारे, हपक के बिल्कुल माने 300 600 बीघा खेती लिए बैठे, उन्हें भी मान ले तुम भी योजना का भाग लो, तुम भी लो, पर डे जे लो ना। एक बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी होता है। दिमाग अगर होगा तो लगाओगे ना, भ्रष्टाचारी इतना। सीमाएं क्या क्या करें कि कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं है, कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं। अभी भी कई इलाकों में छुआछूत और भेदभाव की घटनाएं जारी हैं, अभी भी कई इलाके हैं जिनमें क्या है, छुआछूत और भेदभाव की घटनाएं जारी हैं। शिक्षा में असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में दलित समुदाय के लोगों ने को गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच नहीं मिल पाती। जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्होंने क्या हुआ है, जो दलित समुदाय है उनके लोगों को क्या मिला है, गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है, क्वालिटी वाली जो शिक्षा है उस तक मतलब पहुंच नहीं मिल पाती है। आर्थिक असमानता क्या होती है कि आर्थिक योजनाएं अक्सर सही तरीके से दलितों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। हाँ, सही बात है, पहुंच नहीं पाती। सामाजिक विभाग जो रियल में बेचारे यार सब उल्टा होता है। जिसे रियल में नीड है, जो रियल में दलित बेचारे अब भी परेशान है, उन्हें नहीं मिल रहा कुछ, वो बेचारे अब भी वैसे ही हैं। और जिन्हें नीड रही वो दलित दलित का नाम लेकर नौकरी ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास बीएमडब्ल्यू आ रही है, फर्स्ट क्लास, सब जो हो रहा है वो कर रहे हैं। जिन्हें नीड है बेचारे, जिन्हें चाहिए, जो है का केपेबल है, मेरा एक दोस्त है वो केपेबल है, उसे वो योजनाएं नहीं मिल रही है। और और जो नहीं कैपेबल है वो लिए जा रहे वो अमीर तो वही गांव से भी, इधर भी शहर में घर, ये कोठी वो कोठी, हर धनतेरस बलेनो आ रही, फॉर्चुनर आ रही, दिए रहो और क्या। सामाजिक विरोध, आरक्षण जैसे संवैधानिक प्रावधानों का अक्सर विरोध होता है। जो आरक्षण जैसे जो संवैधानिक प्रावधान होगा उनका अक्सर क्या होता है, विरोध होता है। और आखिरी में जो निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान ने दलितों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, बहुत ज्यादा कर दिए हैं। यह प्रावधान सामाजिक समानता,
न्याय और गरिमा की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। ठीक है, पॉजिटिव एक हम लोग का स्टेप है, बहुत अच्छी चीज है ये। हालांकि इन प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हाँ, वर्क प्रोसेस भी ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा तो भाई जो रियल दलित है उन्हें नहीं मिल पाएगी वो चीज, उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। बहुत सही। और संवैधानिक प्रावधान जैसे कि दलितों के कल्याण के लिए क्या है, एक मजबूत आधार प्रदान करना है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है तभी पूर्ण हो पाएगा जब समाज व्यापक स्तर पर जागरूकता और समानता का वातावरण स्थापित होगा। ये ठीक है, समानता का स्थाप तो हो चुका है यार, अब तो कोई नहीं बनाता छुआछूत। हाँ, तो संवैधानिक प्रावधान है जो दलितों के कल्याण के लिए क्या है, एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो तभी पूर्ण हो पाएगा जब समाज में व्यापक स्तर पर जागरूकता और समानता का वातावरण स्थापित हो। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था दलितों से रिलेटेड, या जो भारतीय संविधान में दलितों की क्या स्थिति है उसमें कैसे सुधार के लिए उन्होंने प्रावधान बनाए। ये बहुत अच्छा टॉपिक था और आप लोगों को समझ में आना आ भी जाना चाहिए। इतना कोई कठिन टॉपिक भी नहीं था और बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। कोई दलितों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन सोशियोलॉजी में आता ही आता है। सोशियोलॉजी का मतलब ही है समाज, समाज में जो चीजें चल रही है वो आप पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।